हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 20 जनवरी 2023 का है। इसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन यानी कि कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो कुछ वीडियो का जो है थंबनेल जो है चेंज किया गया है, तो इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो है थंबनेल चेंज हुआ है। तो चलिए आज हम लोग जो है हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करें। तो आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग यदि सारे प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस नहीं लगाया है तो प्लीज़ आप लोग सभी वीडियो को ज़रूर देख के जाए, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही इससे हेल्प मिलेगा। तो सारे का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग जा करके जैसे CDP, EVS, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स का तो सभी का आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में है आपका, कई दिनों तक परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद भी जीवक को एक ऐसी कोई वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिसमें औषधीय गुण न हो। मतलब कि कई दिनों के परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद भी जीवक को कोई औषधि प्राप्त नहीं हुई जिसमें औषधीय गुण न हो। मतलब कि कोई ऐसा वनस्पति उसे प्राप्त नहीं हुआ कि जिसमें औषधीय गुण नहीं था, यानी कि सारे में जितना उन्होंने वनस्पति को देखा सभी में औषधीय गुण था। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था, अनेक अज्ञात वनस्पतियों की परीक्षण भी कर चुका था, पर उसे सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः उसे खाली हाथ आचार्य के पास लौटना पड़ा। लौटते हुए वह विचार कर रहा था, आचार्य से अपनी असफलता बताकर क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। लौटते समय उनके मन में विचार आया, क्या आचार्य से अपनी असफलता को बताकर उत्तीर्ण हुआ जा सकता है या नहीं। उसे अभी और परिश्रम करना पड़ेगा, उसकी शिक्षा अधूरी है। उसने धरती माता के वात्सल्य का अनुभव किया था, प्राणियों के पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों से वह परिचित हुआ था। उसके मन में यह बात कचोड़ रही थी कि प्रकृति से इतनी अमूल्य जैव संपदा पाकर हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते हैं। और उनके मन में इस तरह का सवाल आ रहा था कि हम लोगों को प्रकृति से इतना सारा चीज़ मिलता है, अमूल्य जो है जैव संपदा पाकर भी हम लोग कृतज्ञ क्यों नहीं होते, हम लोग जो है मतलब एक तरह से संतोषी क्यों नहीं होते हैं। कितने जड़मती है वे लोग जो इसे नष्ट कर देते। मतलब कितना जड़मती मतलब होता है कि मूर्ख, कितना मूर्ख है वे लोग जो इसे क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार का गद्यांश से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवक को कौन सी बात कचोड़ रही थी। तो आपको बताना है कि जीवक को जो है कौन सी बात कचोड़ रही थी। फर्स्ट है, मानव जाति प्रकृति संपदा का उपयोग क्यों करती है। मानव जाति प्रकृति पर उपकार क्यों नहीं करती है। मानव जाति प्रकृति की पूजा क्यों नहीं करती है। मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं करती। बिल्कुल सही बात, उनके मन में इस तरह का प्रश्न आ रहा था कि आखिर मनुष्य को इतना सारा चीज़ प्रकृति से मिलता है, फिर भी वह जो है इसका आभार क्यों नहीं व्यक्त करता है, कृतज्ञ क्यों नहीं करते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मानव जाति की प्रकृति का आभार क्यों नहीं मानती है। उसके बाद है, जीवक किस प्रकार की वनस्पति की खोज कर रहा था। तो आपको बताना है जीवक जो है किस प्रकार की वनस्पति का खोज कर रहा था। मतलब कि वह इस प्रकार ऐसा वनस्पति खोजना चाहता है कि जिसमें कि औषधीय गुण नहीं हो, लेकिन जितना उन्होंने वनस्पति को खोजा सभी में औषधीय गुण था। तो ऑप्शन के अनुसार आप टिक करेंगे, जो वनस्पति उसे अमर बना सके, जिस वनस्पति से वह औषधीय तैयार कर सके, जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण न हो। बिल्कुल सही बात है, वह इस प्रकार की वनस्पति खोजना चाहता था कि जिसमें जो है दवा बनाने की कोई गुण उपस्थित नहीं हो, लेकिन उसे इस प्रकार का वनस्पति मिला नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उन्होंने जितना सारा वनस्पति देखा सभी में औषधीय गुण मौजूद था। उसके बाद है, जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा अधूरी है। जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा अधूरी है। क्योंकि वह औषधीय गुण वाली वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया था, क्योंकि उसे अपनी आचार्य की कोई भी बात याद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह औषधीय गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया था, क्योंकि वह आश्रम में और अधिक दिन रहना चाहता था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है, क्योंकि वह औषधीय गुण वाली वनस्पति की पहचान नहीं कर पा रहा था।
तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा अधूरी है? क्योंकि वह औषधीय गुण वाली वनस्पति की पहचान नहीं कर पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लौटते हुए जीवक के मन में किस तरह के विचार आ रहे थे? जब जीवक जो है लौट रहे थे खाली हाथ, तो उस समय उसके मन में किस प्रकार का विचार आ रहा था, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, उसे अपनी असफलता के बारे में आचार्य को नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उनके मन में जो है इस प्रकार का विचार आ रहा था क्या कि उसे जो है अपनी असफलता के बारे में आचार्य को नहीं बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के परिसर हेतु किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस गद्यांश के अनुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है कि बहुत ही विशाल मतलब कि विश्वविद्यालय है, यानी कि बहुत ही विशाल कहने का मतलब बहुत ही बड़ा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, जड़मति शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जड़मति का अर्थ आप लोग इजीली कर सकते हैं, जड़मति का अर्थ हो जाता है आपका क्या, मूर्ख। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है किसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों है। तो असफलता शब्द में जो है आपका ओ जो है आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और ता आपका क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय आ जाएगा। तो इस तरह से असफलता शब्द में आपका उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो आपका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है, जैव संपदा का समास विग्रह कीजिए। तो जैव संपदा का जब आप लोग समास विग्रह करेंगे तो जैव के लिए संपदा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर हो जाएगा। जैव के लिए संपदा यानी कि ये आपका जो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है, वात्सल्य का अर्थ है। वात्सल्य का क्या अर्थ होगा? देश प्रेम, भक्ति भाव, मातृ पितृ स्नेह और सहज भाव। तो वात्सल शब्द का जो अर्थ होता है आपका मातृ पितृवत स्नेह हो जाता, मतलब माता पिता का जो स्नेह होता है वही वात्सल्य का क्या होता है, अर्थ होता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ से आपका जो सेकेंड का अध्ययन शुरू होता है, तो इससे भी रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए थोड़ा सा इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। पथ भूल न जाना पथिक कही, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वा दल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरी वन वापी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में, पथ भूल न जाना पथिक कही। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कही। तो इस तरह से मतलब कि एक पथिक को कहा जा रहा है कि आपका रास्ते में मतलब कि पथिक के रास्ते में कितना ही बाधा क्यों ना आ जाए, तो उससे जो है अपने पथ को जो है भूलने के लिए नहीं कहता है। तो इस तरह का भाव इसमें दिख रहा है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, कवि किस पथ को न भूलने की बात कर रहा है? राजपथ, कर्तव्य पथ, जीवन पथ, सफलता पथ। यानी कि मनुष्य का जो कर्तव्य पद होता है उस पथ से जो है मतलब कि इसमें कवि जो है भूलने के लिए एक पथिक के रूप में उसे नहीं कहता है। जो कर्तव्य पद है मनुष्य का, उस पथ से जो है कभी आदमी को क्या होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, उससे जो है अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, किस स्थिति में पथिक द्वारा पथ भूल जाने की आशंका है? तो इसके अनुसार बताना कि किस स्थिति में पथिक द्वारा पथ को यानी कि रास्ते को भूल जाने की आशंका है। साहस के साथ चलना, सौंदर्य के प्रति आसक्ति, विवेकपूर्ण का सामना, उसके बाद है आशावादी दृष्टिकोण। तो इसमें जो है विवेकपूर्ण मतलब कि विवेकपूर्ण सामना, इसके अनुसार जो है पथिक को जो भूल जाने की क्या है, आशंका है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, तब अपनी प्रथम विफलता में पंक्ति का भाव है। तब अपनी जो है प्रथम विफलता में पंक्ति का क्या भाव है? अपनी पहली सफलता, अपनी पहली हार के समय, अपनी पहली विजय के पल, कठिन कर्म पगडंडी पर चलते हुए फल मिलने पर। तो तब अपनी प्रथम विफलता का अर्थ है क्या, कठिन कर्म की पगडंडी पर चलते हुए फल जो मिलता है, तो उसी को यहाँ पे बताया गया कि तब अपनी प्रथम विफलता में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है।
तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, गद्यांश में पथिक संबोधन है। इस गद्यांश में जो है पथिक किसके बारे में कहा गया? यात्री के लिए, मनुष्य के लिए, सैनिक के लिए, व्यापारी के लिए। तो इससे पहले हम कुछ मनुष्य बोले थे, बट आपका यहाँ पे जो पथिक शब्द का जो प्रयोग हुआ है एक सैनिक के लिए हुआ, यानी कि यहाँ पे जो है पूरे गद्यांश में जो है सैनिक के बारे में ही बताया गया है कि एक सैनिक को जो है उसके रास्ते में सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, गिरी होंगे, सरिता होंगे, नदी होंगे, पर्वत होंगे, पहाड़ होंगे, बट उससे जो है उसको अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होना है। उसके बाद है वापी शब्द का क्या अर्थ होता है? वापी का अर्थ आपको बताना है कुआं, नदी, झरना, छोटा तालाब। तो वापी शब्द का जो होता है कुआं होता है। क्या होता है? कुआं आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सरिता का समानार्थक क्या होता है? सरिता का अर्थ बहुत ही ईजी है, तो सरिता का अर्थ हो जाता है क्या? नदी। तो नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण LAD बच्चों की किस बात में मदद करता है? तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार जो भाषा अर्जन का उपकरण जो है बच्चों की किस बात में मदद करता है आपको बताना है। तो देखिए फर्स्ट है वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरुआत करने में, व्याकरण के नियम बनाने में, सरलतापूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, दूसरों बच्चों के साथ अंतः क्रिया करने में। तो इनमें से कौन सा सही जवाब है आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण के नियम बनाने में जो है नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण बच्चों को लिए क्या करता है? मदद करता है व्याकरण के नियम बनाने में। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है आपका, कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्री लाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। तो श्री लाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? तो देखिए इसमें क्या है, कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्री लाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। तो श्री लाल जो है भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? सटीकता का सिद्धांत, समूहीकरण का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। तो इसमें जो है जीवन के जुड़ाव का सिद्धांत का इन्होंने क्या कर रहा? प्रयोग कर रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है आपका, गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। इसका तात्पर्य हुआ कि गोवा जो है एक क्या है? बहुभाषिक राज्य है। तो गोवा में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली। तो इससे यह तात्पर्य होता है कि गोवा एक क्या? बहुभाषिक राज्य है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे में काम में व्यस्त रहे और एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया कर सके? तो प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे बच्चा भी व्यस्त रहे और बच्चा एक दूसरे से साथ जो है अंतः क्रिया कर सके? पाठ्यपुस्तक, अनुवाद, आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो इनमें से कौन सा होगा? तो आगमनात्मक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाए, फिर उसके बाद नियम बताया जाए। तो इस प्रकार की जो गतिविधि होती है उसको जो है करना चाहिए बच्चा के समग्र। तो आगमनात्मक ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है अगला, निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं डैश। तो निष्क्रिय शब्दावली में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जो है कभी कभार होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। निष्क्रिय शब्दावली में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग जो है कभी कभार होता है निगेटिव वर्ड का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद अगला है, त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रुटि के बारे में जो है कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। फर्स्ट है, त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती है। उसके बाद है अगला, त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होते हैं। त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है। त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या गया, त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती है। तो यह बिल्कुल गलत बात है, यानी कि ये सही नहीं है, क्योंकि त्रुटियां जो है भाषा अधिगम में व्यवधान नहीं डालती। वह एक जो है भाषा एक साधन के तरह वह काम करता है, उपकरण के तरह काम करता है। क्योंकि बच्चे का स्वाभाविक प्रकृति होता है कि त्रुटि करना,
त्रुटि करना, गलती करना बच्चों का स्वाभाविक प्रकृति होता है। जब बच्चे गलती करेंगे तभी तो वह चीज़ों को सीखेंगे। इसीलिए गलती करना अधिगम प्रक्रियाओं में एक साधन और उपकरण के जैसा माना जाता है, लेकिन यहाँ कहता है कि व्यवधान डालता है, बाधा डालता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 त्रुटियाँ भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती है, यह बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब से सचिव है। कल्पना करें कि मतलब कि आपको इमेजिन करना है कि आप किसी गतिविधि एक्टिविटी क्लब के क्या है, सचिव है। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे? श्रवण और लेखन गतिविधि, वाचन और लेखन गतिविधि, पठन और श्रवण गतिविधि, श्रवण और वाचन गतिविधि। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो श्रवण और वाचन गतिविधि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें एक इमेजिंग करना है कि एक एक्टिविटी है, उस क्लब के आप क्या है, सचिव है, और आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता किया है, तो उसमें किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। तो भाषा वैज्ञानिक को जब आमंत्रित किया तो उसमें क्या कर रहे हैं आप? एक तो बोल रहे हैं, उसको आमंत्रित कर रहे हैं, फिर उसके द्वारा जो भी बोला जाता है फिर आप क्या करते हैं, श्रवण करते हैं। तो ये एक प्रकार से आपका जो श्रवण और वाचन संबंधी गतिविधि है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्लियर है आपका। उसके बाद है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे? तो पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर घूमती, पृथ्वी एक क्या ग्रह है जो सूर्य की चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। इस प्रकार की जो तथ्यात्मक सोच संबंधी है, तो इसको जो है सूचना जो है आप जो है किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिपादक लेखन व्याख्यात्मक में, प्रत्ययकारी लेखन आकर्षक में, और वृत्तांतात्मक लेखन और विवरणात्मक लेखन। तो ये जो है प्रतिपादक लेखन यानी कि व्याख्यात्मक लेखन में आप लोग श्रेणी में रखेंगे। किसे? जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कि विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। यह बहुत प्रेरणास्पद है, यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, उसके बाद यह विद्यार्थियों को दूसरे की संस्कृति समझने में मदद करता है, यह भाषा अर्जन का आधार है। यह देखिए पाठ्यक्रम में जो है शामिल नहीं है, ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसी में यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल सही नहीं है कि यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम में शामिल है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? निदान मतलब होता क्या? किसी भी समस्या का हल करना, किसी भी कार्यों का हल करना, वही मतलब कि किसी भी बीमारी हुआ, किसी भी समस्या हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, उस चीज़ का हल करना ही, निदान करना ही निदानात्मक होता है। तो यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण क्या है आपको बताना है। योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षार्थियों को समझ में रह गए अंतरों की कमियों को जानना, विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना, किसी विशिष्ट कार्य हेतु अभ्यर्थी पात्रता का आकलन करना। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की समझ पे रह गए अंतरों को जानना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों को जानना यानी कि उनकी कमियों को जानना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है? तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 अंग्रेजी आपका जो द्वितीय भाषा के रूप में है, तो अंग्रेजी आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है। तो यह कथन किससे संबंधित है आपको बताना है। भाषा अद्वितीय, भाषा याचिका, भाषा यादृच्छिक।
तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि किसी भाषा के शब्दों और उसके अर्थों के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है। तो यह कथन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्याकरण पढ़ने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? व्याकरण पढ़ने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 4 तो आगमनात्मक से निगमनात्मक। पहले बच्चों को उदाहरण बताना चाहिए, फिर बच्चों को नियम बताना चाहिए। तो आगमनात्मक से निगमनात्मक आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला है आपका, लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है? लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 मतलब कि पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण से इसके अर्थ पाता है, अर्थपूर्ण पाता है। तो शब्द भंडार एक तरह से क्या होता है, पाठक इसकी पहचान करता है, बिना किसी जटिल विश्लेषण के साथ जो है इसे क्या करता, इसका जो है अर्थपूर्ण मतलब कि अर्थपूर्ण पाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की लिखित और याचिका सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन हम लोग हिंदी के कवर किए। तो प्लीज़ आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।